सर क्वालिटीज़ तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब अगर कोई टाइम फिक्स कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए रोज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक दिन हम 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं फिर 2-3 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं उसके बाद। कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए कि अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो रोज़ के 2 घंटे पढ़ें। और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं कुछ और सोच ही नहीं पाया, सिर्फ एग्ज़ाम ही दे रहा था और कुछ दिमाग में आया ही नहीं, पता ही नहीं चला 3 घंटे कब निकल गए। अब जो स्क्रिबल पैड के अंदर होता है हाँ, ना, लिखते बोलो, हैं हम, बोलो। उसमें राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, वरना अगर राइटिंग बेकार होगी तो बाद में फिर समझ ही नहीं आएगी कहाँ गलती हो गई। Congratulations, Dheeraj, first of all, for your success in GATE 2023. सबसे थैंक यू पहले वेरी मच धीरज सर। अपने बैकग्राउंड, कॉलेज इन सब के बारे में कुछ बताओ। सर मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ और मेरा कॉलेज NIT-3 है। करंटली मैं अभी 4th ईयर में हूँ और मेरा जो विलेज प्लेस है वो बिहार है। ओके, ओके। फाइनल ईयर में ही जैसे गेट ऑलमोस्ट क्रैक करना तो एक कैजुअल वर्ड हो गया, बट इतनी अच्छी रैंक जो आई है, तो आई एम श्योर बहुत से ऐसे टिप्स भी होंगे डिस्कशन में जो तुम शेयर करोगे जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। बट यस उससे पहले गेट के बारे में बात करते हैं कि पता कैसे चला, कौन से ईयर में पता चला और फिर कब से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई अच्छे से। सर, मुझे गेट का बारे में पता लगा 3rd ईयर के स्टार्टिंग में, सीनियर्स के थ्रू पता चला था हाँ, मुझे कि इससे PSU में जा सकते हाँ, हैं, एमटेक के लिए जा सकते हैं या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कुछ होती हैं उनमें भी जा सकते हैं। तो मैंने गेट की प्रिपरेशन तो स्टार्ट नहीं करी थी तब। तब मैंने इंटर्नशिप के लिए पढ़ना स्टार्ट किया हाँ, था, तो धीरे-धीरे मैंने सब्जेक्ट्स कुछ-कुछ चुने और उनमें स्टार्ट किया मैंने। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मो, जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद मैंने गेट के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था लास्ट ईयर जनवरी से, क्योंकि मैंने पिछले साल भी गेट का फॉर्म भरा था। लेकिन उस टाइम पे तो मेरा इतना अच्छा प्रिपरेशन हो नहीं पाया और लास्ट ईयर में गेट दे भी नहीं पाया था ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो फिर मैंने ओके, दोबारा अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया अप्रैल से। अप्रैल में मैं हाँ, एक एक साथ 3 सब्जेक्ट पैरेलली में पढ़ता था। जैसे सुबह का स्लॉट, दोपहर का स्लॉट और शाम का स्लॉट। तीनों स्लॉट में अलग-अलग हाँ, सब्जेक्ट्स। फिर मैंने ऐसे ही 2 महीने करे, अप्रैल, मई, देन जून और जुलाई में तो मेरी इंटर्नशिप थी, तो उसके लिए मैं पुणे गया था और इंटर्नशिप के टाइम पे उतना टाइम मिल नहीं पाता था पढ़ने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने अपना मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड पढ़ा था। फिर अगस्त से मैंने अपना दोबारा गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मेरा सिलेबस लगभग अक्टूबर एंड तक ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ और जो नए क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं वो सब प्रैक्टिस करें। जो 3 सब्जेक्ट्स एक साथ पैरेलल लेके चले धीरज, उसमें टाइम कैसे मैनेज किया और क्या-क्या चैलेंजेस फेस हुए होंगे? क्योंकि आई एम श्योर दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। मतलब इट्स नॉट अ फ्रैंकली स्पीकिंग एक रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है जनरली ये कि आप 3-3 सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चलो फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट। बट तुमने 3, जैसा मैंने पूछा कि पैरेलल प्रिपेयर किए, तो क्या उसमें चैलेंजेस आए या कोई अगर बाय चांस ट्राई करना चाहता है, तो क्या तुम उसको टिप्स दोगे इसके लिए? सर, अगर कोई नया स्टूडेंट है वो उसके लिए ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो पहले सब्जेक्ट पढ़े हुए थे इंटर्नशिप के प्रिपरेशन के टाइम में और या फिर कॉलेज के टाइम में पढ़े हुए थे, तो मुझे बेसिक आइडिया था बढ़िया। सब्जेक्ट्स का, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। मैं सब्जेक्ट्स पढ़ता था, फिर उसके जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं वो साथ में ही करता था वीकेंड्स पे। अच्छा, यानी कि शुरुआत का जो वक़्त था, जब सिलेबस कंप्लीशन कह सकते हैं चल रहा था एक तरीके से, उस वक़्त वीकडेज़ में सिलेबस कंप्लीशन, वीकेंड्स में सब्जेक्ट टेस्ट और टॉपिक टेस्ट। यस। ये कंटिन्यू हुआ जब तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ टिल अक्टूबर, और फिर यस सर। फुल लेंथ टेस्ट और फिर हाँ, नए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सॉल्विंग स्किल्स प्रैक्टिस। उन सब पे यस। प्रैक्टिस उन सब की तरफ गए। अच्छा, जो ये प्रोसेस रहा इसमें नोट्स मेकिंग की क्या इंपॉर्टेंस फ़ील होती है, रिवीजन की, नोट्स मेकिंग की, एंड तुमने वो कैसे अचीव की? मैंने जो नोट्स हुँ, बनाए थे वो बनाए थे, जैसा कि आपने एक वीडियो में बताया था कि जो प्रॉब्लम होते हैं उनके नोट्स बनाओ या फिर टेस्ट सीरीज में जो मिस्टेक्स करते हैं उनके नोट्स बनाओ, तो मैंने उन्हीं के नोट्स बनाए थे और इससे मेरी बहुत हेल्प हुई थी मार्क्स इंक्रीज़ होने में कि कहाँ गलतियाँ हो रही है मेरी। इस पूरे प्रोसेस में जब सिलेबस कंप्लीट हो रहा था और शायद सब्जेक्ट टेस्ट, टॉपिक टेस्ट ये सब अटेम्प्ट कर रहे थे, उसमें मार्क्स जो रहते थे शुरुआत में, वो कैसे रहते थे और क्या उसको कितने सीरियसली लेते थे और क्या सब चलता था माइंड में? सर, शुरुआत में तो मेरे से टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते थे उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ही बन पाते थे, ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आते थे, तो थोड़ा वो हाँ, लगता था कि मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या होगा रिजल्ट में। पर फिर भी मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देता था कि क्वेश्चन अगली बार जब आए तो उसमें ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो फॉर्मूले मेरे को भूल जा रहा था उनको मैंने किसी चिट में लगा के दीवार पे अपने पेस्ट करे थे
और जैसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, एक क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, फिर यूनिट्स की दिक्कत, वो सब मैंने डायरी में नोट कर रखे थे जिससे वो दोबारा ना हो। उस डायरी को मैं रिवाइज करता दोबारा। था। अच्छा, एक्सर्जिक के बारे में फिर तुम्हें कैसे पता चला, कब पता चला? मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने ओके। टेस्ट सीरीज ली हुई थी एक्सरजी की, तो मैंने वहाँ से क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, और आपका यूट्यूब में जो आपने क्वेश्चंस करवा रखे हैं उनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। एक एक क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। सो फिर मैंने आपके यूट्यूब पे सारे बिल्कुल क्वेश्चन देखे। बिल्कुल। फिर जो आपका एक प्रो 50 वाला कोर्स था जिसमें क्वेश्चन थे बहुत सारे, हाँ हाँ वो भी हाँ मैंने लिया था। हाँ, क्योंकि तुमने ऑलमोस्ट एंटायर 100% लेक्चर्स देखे एक्सर्जी प्रो के, और यस मैं सर। देख रहा था तुम्हारी कोर्स प्रोग्रेस। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? फिर मैंने सारे आपके क्वेश्चन देखे थे, उसमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपने 2-3 सब्जेक्ट को मिक्स करके क्वेश्चंस करवाए थे, वो काफ़ी अच्छे थे। और मैंने क्या करता था, पहले आपके जो प्रॉब्लम था उसको देखता था, आपकी वीडियो पॉज करता था, उसके बाद वो खुद से ट्राई करता था। तो इसमें बहुत हेल्प हुई। करेक्ट, मैंने एक्चुअली उसमें वो रिकमेंड भी किया है वही तरीका, कि उसको ऐसे एक्चुअली उसको वीडियो लेक्चर की तरह देखना नहीं है, बैठ के आपको पॉज करना है, कोशिश करनी है सॉल्व करने की। तब एक्चुअली फील भी आती है क्वेश्चन की, जब आप एक बार कहीं फंस जाओ और तब देखो तो फील भी आती है, तो थोड़ा वही टाइम, एक्चुअली सही हाँ, तरीका भी है। उसमें थोड़ा टाइम लगता था लेकिन वो कॉन्सेप्ट याद रहता था बाद में। जो ओवरऑल प्रिपरेशन जर्नी रही धीरज, वो काफ़ी फुलफिलिंग हुई एंड में, ऑब्वियसली विद अ गुड स्कोर। इस पूरी जर्नी से कुछ ऐसे टिप्स स्टूडेंट्स को देना चाहो, या ऐसी कुछ क्वालिटीज़ विच यू फील ये गेट एस्पिरेंट में ज़रूर होनी चाहिए, क्या होंगी ऐसी कुछ क्वालिटीज़? सर क्वालिटीज़ तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब अगर कोई टाइम फिक्स कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए रोज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक दिन हम 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर 2-3 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए कि अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो रोज़ के 2 घंटे पढ़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं उसकी एक कॉपी बनाएं, जिससे पता लगे कि मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो रही है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, फिर यूनिट्स में मिस्टेक हो रही है, ये सब। स्पेशली जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं धीरज, उनको कोई ऐसे अलग से टिप्स, क्योंकि बहुत कुछ चलता है फाइनल ईयर में, तुम्हें बताइए कैसे मैनेज किया जाए सब कुछ, क्या माइंडसेट रखा जाए? सर हमारे में तो क्या है कि जब फाइनल ईयर में होते हैं उनमें सब्जेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं, तो दिन ओके। का 2-3 घंटे की क्लास होती है, तो सुबह का टाइम फ्री रहता है और रात का टाइम फ्री रहता है। तो मैं ये 2 स्लॉट बनाता था और 2 स्लॉट में अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ता था, और फिर वीकेंड में रिवीजन और अंडरस्टूड टेस्ट सीरीज अंडरस्टूड। जो धीरज 3 आवर्स रहे एग्जाम के, उसका एक्सपीरियंस शायद थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया होगा अच्छे से, क्योंकि जैसा तुमने कहा तब तैयारी की नहीं थी, तो ऑब्वियसली फिर वो एक्सपीरियंस भी नहीं हो पाता है ढंग से। 3 आवर्स का जो होता है एग्जाम का, गेट का, तो ये एक यस। तरीके से फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, वो कैसा रहा? और उसमें क्या कुछ प्रेशर फील हुआ? कैसे वो 3 घंटे गुजरे? उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई थी 3 आवर्स के लिए? सर एग्ज़ाम से मैंने 1 महीने पहले ही उसी टाइम पे रोज़ मैं टेस्ट सीरीज देता था, 2 दिन में 1 बार या फिर 3 दिन में 1 बार। तो मेरा जो बॉडी साइकिल थी वो तो मेंटेन हो गई थी, और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं कुछ और सोच ही नहीं पाया, सिर्फ एग्ज़ाम ही दे रहा था, और कुछ दिमाग में आया ही नहीं, अच्छा, पता ही नहीं चला 3 घंटे कब निकल गए। जो 3 आवर्स हैं वो उसका कुछ ऐसा प्लान बनाया था कि शुरू से एंड तक एक साथ जाऊंगा, या मार्क फॉर रिव्यू करूंगा, या पहले मैं एप्टीट्यूड कर लूंगा, या पहले टेक्निकल कर लूंगा, क्या अप्रोच ऐसी बनाई थी नहीं सर, कुछ? टेस्ट सीरीज़ के दौरान ही स्टार्टिंग से ही मेरी अप्रोच रही कि मैं स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन पिकअप करता था सीरियल नंबर वाइज। पहले मैथ्स और एप्टीट्यूड, फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो गेट एग्जाम में भी मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करी, सेम ही रखी। और एक क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 मिनट ही लगाता था, अगर वो नहीं बन रहा तो उसको प्रीव्यू करके दूसरा क्वेश्चन पे शिफ्ट आता था। तो इससे अगर एक बार पेपर पूरा हो गया, फिर दोबारा उस क्वेश्चन पे आ सकते हैं। सर उसमें चांसेस होते हैं कि अगर दोबारा एक बार आ गए उस पे क्वेश्चन पे, तो चांसेस होता है कि दोबारा करने पे वो बन जाए क्वेश्चन, शायद उस टाइम पे माइंड में क्लिक ना करे वो कॉन्सेप्ट और दोबारा हो जाए। करेक्ट, सही कह रहे हो। लेकिन जैसे अगर स्क्रिबल पैड में लिखा है और बीच में कुछ कुछ कर रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बट 3 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, तब भी छोड़ देते थे उसको बीच में, कि सोचते थे चलो 1-2 मिनट लगा के निपटा देता हूँ? अगर लग रहा है कि बनने वाला है और लास्ट में आंसर आ ही जाएगा, तो मैं लगा देता था 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा, लेकिन उसमें मैं मैक्सिमम 4-5 मिनट ही, उससे ज़्यादा गॉट इट। नहीं। लेकिन अगर कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो रही है तो उससे मुझे पता ज़्यादा रहता है नहीं। कि कुछ मेरे में ही गलती हो रही है, क्योंकि गेट के एग्जाम में क्वेश्चन हम्म। उतनी ज़्यादा टफ नहीं और आती, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम लग जाएगा। करेक्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन टफ नहीं होंगे। यस सर। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और बीच में हो और लग रहा है कि यार ये तो लंबा जा रहा है,
गैप छोड़ते थे उसके नीचे कुछ स्क्रिबल पैड में, कैसे मैनेज करते थे स्क्रिबल पैड ऐसी सिचुएशन में? सर स्क्रिबल पैड को मैंने एक पेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। तो चारों पार्ट में एक-एक क्वेश्चन पहले से मैंने डिवाइड किया हुआ था और सोचा था कि चारों पार्ट में एक-एक क्वेश्चन करूँगा। तो अगर मेरा और क्वेश्चन यहीं पे गलत हो गया तो मैं इसको वहीं इसकी गैप छोड़ देता था और फिर दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट कर देता था। और फिर जब पेपर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा उस पे आ जाऊँ। और मान लो इसमें 4 सेक्शन बनाए और कोई एक सेक्शन में बहुत ही कम स्पेस में क्वेश्चन खत्म हो गया, तो वो जो स्पेस बच गया वो तो वेस्ट हो गया एक तरीके से, या उसमें फिर लाइन बना के उसके अंदर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे? नहीं सर, उस स्पेस को मैं ऐसे ही रहने देता था, दूसरे स्पेस में करता था क्वेश्चन। अच्छा, मतलब कमी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस अप्रोच हाँ से सर, तुम्हें स्क्रिबल पैड में कोई क्वेश्चंस की कमी, मतलब नहीं, पेजेस की कमी नहीं फील हुई एकदम? पेजेस बच ही जाते थे ठीक लास्ट में। अच्छा, तो जो स्टेप्स करते थे उसमें क्या कुछ मेंटल कैलकुलेशन यूज करते थे, या कोशिश करते थे कि चलो एक आध लाइन माइंड में ही कैलकुलेट कर लो? नहीं, मैं ट्राई करता था जितना हो सके पेज पे लिखने का, क्योंकि जैसे ही माइंड में कैलकुलेट करेंगे उसमें सिली मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली सही बात। छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअली है कि स्क्रिबल पैड कैसे मैनेज करना, कैलकुलेशंस कैसे मैनेज करना, बट जब आप इसको इम्प्लीमेंट सही से नहीं करो छोटी छोटी चीज़ों को ही, तो काफ़ी सारा डैमेज आपको हो सकता है कि। सर जो स्क्रिबल पैड के अंदर होता है ना, हाँ, लिखते हैं बोलो हम, बोलो। उसमें राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, वरना अगर राइटिंग बेकार होगी तो बाद में फिर समझ ही नहीं आएगी कहाँ गलती हो गई। तो उसमें थोड़ा साफ से लिखना पड़ता बिल्कुल बिल्कुल, है। साफ से लिखना पड़ता है, मतलब जो भी यस। आप लिख रहे हैं ऐसा भी नहीं कि एकदम आप सजा सजा के लिख रहे हैं, ये भी नहीं, बट गंदा भी नहीं लिखना है कि हाँ, आपको अपनी ही राइटिंग समझ में ना आए, वो डॉक्टर वाली वेरी, राइटिंग लिख दी वहाँ पे, हाँ, पता यस। ही नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है। वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इसकी आदत एक्चुअली शुरू से ही डालनी पड़ती है, वो हाँ, ऐसा नहीं होगा कि सीधे एग्जाम में आप करने लग जाओगे, वो आपको किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, लिख रहे हो थ्रू आउट द ईयर, वो आपकी वो आदत आपको बनानी पड़ेगी, है ना? या राइट्स। चलो, अच्छा लगा जो भी टिप्स धीरज ने शेयर की। विश यू ऑल द बेस्ट धीरज फॉर योर फ्यूचर career, and congratulations once again to you. थैंक यू।